गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 3 जुलाई है और हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 की फिजिक्स में आपको बहुत सी चीज़ें बता दी गई हैं, यहाँ तक कि प्रकाश के परावर्तन के संबंधित जो भी दर्पण और दर्पण से संबंधित परिघटनाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रूप से समझा दी गई हैं। अब चूँकि कुछ बच्चों ने नोट ही नहीं बनाया था, तो उन बच्चों को पुरानी वीडियो देख करके नोट बना लेनी है। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि ए के लोग बनाएंगे कि बी के लोग बनाएंगे कि सी के लोग बनाएंगे। जितने भी सेक्शन चलते हैं, ऑल सेक्शन के ऑल स्टूडेंट्स फिजिक्स की नोट कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल कल की कक्षा में और आज की कक्षा में हम केवल आपको पुराने पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं। जब पुराने पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो को देख करके तब तक नोट तैयार कर लेंगे। किसी को कोई संशय ना हो, इस सेक्शन को नहीं बनाना, हर सेक्शन को ये नोट तैयार करनी है और इसी नोट के आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करनी है। तो हम लोग कल परावर्तन की घटना के बारे में पढ़ चुके थे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कैसे होता है और परावर्तन के नियम क्या हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई थी। मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी किताब खरीद रखा है, आप अपने किताब के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे। अगर आपकी किताब में कोई और भी टॉपिक दिया गया है जिसको किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ाया गया या छूट गया, तो आप कमेंट करेंगे और हम उस टॉपिक को पुनः से पढ़ा देंगे। तो अब चर्चा ये करनी है कि आपका परावर्तन तक की सारी बातें हो गई थी। अब आपको बताना है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, क्लियर कर दिया। अब प्रतिबिंब क्या चीज होता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीजों की चर्चा करनी है। तो आपको क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या चीज होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो पहले बिंदु का, जहां से वस्तु जो चली है किरणें, तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यानी कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले का प्रतिबिंब कहलाता है।
क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये जो प्रतिबिंब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग जैसा समझ लें कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। पहली चीज तो ये जानिए कि आभास होना क्या होता है और वास्तविकता क्या होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी दृष्टि से आभासी रूप से दिखाई देती हैं और जब उसको वास्तव में देखा जाता है तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम जब कहीं खुले आसमान के नीचे बैठे होते हैं तो देखते हैं तो दूर जा करके ये पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। जिस जगह पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हुए दिखाई देते हैं उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। लेकिन अगर हम दूर तक की यात्रा करें तो कहीं भी पृथ्वी और आसमान वास्तव में मिलते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी दृष्टि है जो दूर जा करके मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये आभास है। या रेल की पटरियों के बीच में हम खड़े हो जाएं तो रेल की पटरियां दूर तक जब आप देखोगे तो आगे जाकर के एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन मिलती नहीं है, बल्कि रेल की पटरियां समान रूप से हर जगह पर उतनी ही दूरी पर बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रेल की पटरियां दूर तक देखने पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं, ये आभास है। वास्तविकता क्या है कि उनके बीच की दूरी सिर्फ बराबर होती है। या हम जब देखते हैं क्षितिज पर आसमान और पृथ्वी एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस क्षितिज को जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं हमको दिखता है कि दोनों मिल रहे हैं, लेकिन जब वहां तक हम यात्रा करके वहां पहुंचेंगे तो वहां पर जितनी दूरी आसमान की हमारे यहाँ है उतनी ही दूरी वहां पर भी होगी, लेकिन ऐसा आभास होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तव में होता है और एक आभासी होता है। आभास होने का मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब पहले हम आपको बता दें। आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी अन्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वास्तव में नहीं मिलती बल्कि केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है।
होता है। क्लियर? कि अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी अन्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, यानी कि ऐसा लगे कि वो एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। यानी कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। पिछले लेक्चर में जब आप देखेंगे पुराना वीडियो तो उसमें इसको प्रैक्टिकली बताया गया है कि किस तरीके से आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अगर उसको प्रैक्टिकली आपको समझना होगा तो पुरानी वीडियो को एक बार आप रिवाइज करके देख लेंगे। अब उसके बाद अगला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं। तो उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या करना है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक बनता है। और इस वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब आपको स्पष्ट हो गया। अब अगला शब्द आता है दर्पण। क्या चीज होता है?
दर्पण, मिरर। दर्पण क्या चीज होता है कि जब कांच की किसी प्लेट, किसी समतल प्लेट अथवा गोलीय भाग के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। इस समायोजन को दर्पण कहते हैं। जैसे क्या किया गया कि एक कांच की प्लेट थी, इसके एक साइड में लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया गया, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया गया। तो लाल ऑक्साइड का लेप कर देने से क्या हो गया कि इसका ये वाला पृष्ठ जो है ये परावर्तक हो गया। तो जब ये वाला पृष्ठ परावर्तक हो गया तो क्या हुआ कि ये एक दर्पण बन गया। ऐसे ही अगर कोई गोलीय भाग है उसका एक पृष्ठ परावर्तक कर दिया गया तो दूसरा जो है वो दर्पण बन गया। कलई किया एक पृष्ठ को तो दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, दर्पण बन गया, क्योंकि उसके दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की घटना होने लगी। अब क्या करना है कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी कि अगर सीधा सीधा कहा जाए तो दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक समतल दर्पण हो गया और एक गोलीय दर्पण हो गया। समतल दर्पण माने जिसमें हम चेहरा देखते हैं, घर पर जो लगा हुआ है तो समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण एक दर्पण हो गया और गोलीय दर्पण दूसरा दर्पण हो गया। अब जो गोलीय दर्पण होता है वह स्वयं में दो प्रकार का होता है। जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया उत्तल गोलीय दर्पण, और एक हो गया अवतल गोलीय दर्पण। यानी कि जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के हो गए, एक उत्तल गोलीय दर्पण हो गया, एक अवतल गोलीय दर्पण हो गया। जबकि पिछली कक्षाओं में इन पर भी बहुत बड़ी व्याख्या कर दी गई, पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी हम आपको रिवाइज कर देते हैं। अब क्या चीज है कि हम बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अगर केवल इतना ही पूछा जाए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या हो गया, गोलीय दर्पण
किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का, गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। यानी कि कांच का एक खोखला गोला हो और उस खोखले गोले का एक भाग काट लिया जाए, उस कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए। इस लाल ऑक्साइड के लेप के बाद जो दूसरा पृष्ठ होता है वह पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। जब परावर्तक हो जाता है तो उस परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का आपको बताया गया। पहला क्या हो गया, अवतल गोली दर्पण। अब देखिए इसी समय पहले हम एक दर्पण खींच के आपको स्पष्ट कर दें कि गोली दर्पण कैसे और क्या होता है। तो इसके माध्यम से सही हो जाएगा आपको। एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं, एक कांच का खोखला। अब क्या करें कि इनमें से पार्ट काट लेते हैं। ये पार्ट हमने काट लिया और ये पार्ट हमने काट लिया। तो काटेंगे तो ये प्याले जैसा ही काट दिखाई देगा। देखिए ऐसा इधर से काटेंगे, ये प्याले जैसा आकार दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, इसके एक पृष्ठ को कलई कर देंगे, यानी कि यहां हम क्या कर रहे हैं, आंतरिक पृष्ठ को कलई कर रहे हैं। और यहां हम क्या कर रहे हैं, बाह्य पृष्ठ को कलई कर दे रहे हैं। ठीक। अब जब हमने इसके आंतरिक पृष्ठ को कलई किया तो परावर्तन की घटना कहां से होने लगी, उभरे हुए तल से। तो ये उभरे तल से होने के नाते इसको हमने क्या कहा, उत्तल गोलीय दर्पण। और इसमें क्या हुआ, इसमें अगर परावर्तन की घटना देखें तो कहां से होगी, ये दबे हुए तल से होगी। तो ये अवतल से होगी, इसलिए इसको हमने क्या कहा, अवतल गोलीय दर्पण। यानी कि ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण जो हो गए वो दो प्रकार के हो गए कि जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हुआ, उस उभरे हुए तल के प्रकाश के परावर्तक वाले गोलीय दर्पण को हमने क्या कहा, उत्तल गोलीय दर्पण कहा। और जिसमें दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हुआ उसको हमने क्या कहा, अवतल गोलीय दर्पण कहा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए,
एक कौन सा हो गया? उत्तल गोली दर्पण, और एक कौन सा हो गया? अवतल गोली दर्पण। ये केवल इतना ही ध्यान देना है कि किस वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। उभरे भाग से हो रहा है उत्तल, दबे हुए भाग से हो रहा है तो अवतल। अब अगला टॉपिक आपका हो गया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। पहला चीज होता है वक्रता केंद्र, दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या, तीसरा चीज होता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, चौथा दर्पण का ध्रुव, पांचवा दर्पण का द्वारक, छठा द्वारक फोकस यानी मुख्य फोकस, फोकस, सातवां फोकस दूरी, और आठवां फोकस तल। फोकस तल, ये 8 चीजें आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बतानी। क्या क्या? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल। ये 8 परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में फिर मुलाकात होती है। पुरानी वीडियो को लगातार देखते रहिए क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से बेटर बनी हुई है, और उस वीडियो में चूंकि पहली बार पढ़ाया जा रहा था तो गहराई से पढ़ाया गया है। तो सफल होने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए पुरानी वीडियो के साथ ये रिवाइज वीडियो जरूर देखिए और नोट बना डालिए। नोट बना करके चीज़ों को तैयार करने का प्रयास कीजिए। किताब से मिलाते रहिए क्योंकि वर्तमान में पुनः पुस्तक के पढ़ा रहे हैं, तो कोई पुस्तक में ऐसी चीज़ अगर दी गई है आपके कि जो यहाँ छूट रही है तो आप उसको बताएं कमेंट करके, हम उसको तुरंत ही आप सिलेबस में शामिल करके उसको बता देंगे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उन पर आप जरूर मैसेज डालें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा बताया जाए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।